जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी भाषा शिक्षण के टॉप 50 क्वेश्चन अगर आपने इस सेशन को लास्ट तक अटेंड किया है और पूरे के पूरे 50 प्रश्नों को अगर आपने पूरे शिद्दत से, पूरे दिमाग से, पूरे दिल और दिमाग से अगर आपने इन क्वेश्चनों को सोल्व किया तो यकीन मानिएगा आपकी तैयारी को ये जो क्वेश्चन है वो गहराई से परखेंगे। और साथियों, इस सेशन में मैंने प्रीवियस क्वेश्चनों को प्लस सीटेट प्लस यूपीटेट क्वेश्चनों को भी शामिल किया है, तो आप पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और जो भी फैक्ट आपको नया लगे उसको अपनी नोटबुक में नोट करते चलेगा। लास्ट में मुझे ये जरूर बता के जाना आज के सेशन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलेगा साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि अनुकरण विधि के प्रकार है लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण, रचना अनुकरण या उपरोक्त सभी। तो साथियों, अनुकरण विधि जो है ये अनुकरण विधि के कितने प्रकार है? तीनों ही प्रकार के अनुकरण विधि के कितने रूप माने जाते हैं? 3 रूप माने जाते हैं, लेखन, उच्चारण और रचना अनुकरण। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मॉन्टेसरी विधि का गुण नहीं है? मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित विधि है, अत्यधिक खर्चीली विधि है या शारीरिक एवं मानसिक विकास करती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका गुण नहीं है, तो यहाँ पर साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि अत्यधिक खर्चीली विधि है, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कि मॉन्टेसरी विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेसरी विधि को साचर्य विधि है, अनुकरण विधि, किंडरगार्टन विधि या व्याख्यान विधि। साथियों, जो मारिया मॉन्टेसरी है ये कहाँ की निवासी थी? तो आपको ये ध्यान रखना कि ये जो है इटली की शिक्षा शास्त्री थी और इटली की जो है इन्होंने अपनी विधि दी थी मॉन्टेसरी विधि, और मॉन्टेसरी विधि को ही कहा जाता है साथियों साचर्य विधि। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? आपको गलत ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन पहला है मेरे सामने गाय खड़ी है, तो यहाँ पर क्या यह भावबिंब है? ये तो नीम का पेड़ है, दृश्य बिंब है। देखो सोहन जा रहा है, दृश्य बिंब। आज तो आकाश में घने बादल है, दृश्य बिंब। साथियों, आपको पता होगा कि भाषाई बिंब आपने पढ़े होंगे, भाषा के बिंब। और भाषा के बिंब कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 4 प्रकार के भाषा के बिंब होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्रव्य, दृश्य, दृश्य और विचार और भाव बिंब, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको गलत कथन आपको देखना है। देखिएगा, मेरे सामने गाय खड़ी है, ये तो साथियों क्या है? दृश्य बिंब के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? भाव बिंब। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला जो है यही हमारा असत्य कथन है। नेक्स्ट, कि निम्न में से भाषा का श्रव्य बिंब है? देखो मोहन जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया हमारा दृश्य बिंब। कौन सा हो गया? दृश्य। बाहर कुत्ता भौंक रहा है, ये हो गया हमारा श्रव्य बिंब। क्या हो गया साथियों? श्रव्य बिंब। हमने सुना कि बाहर क्या भौंक रहा है? कुत्ता भौंक रहा है। गाय हमारी माता है, ये हमारा क्या है साथियों? भाव बिंब है। कौन सा है? भाव बिंब है। और घोड़ा घास खाता है, ये हमारा क्या है? विचार बिंब है। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि बाहर कुत्ता भौंक रहा है, ये हमारा हो गया श्रव्य बिंब। नेक्स्ट, कि भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 14 नवंबर, 14 सितंबर या 14 सितंबर, सॉरी 18 सितंबर या 14 सितंबर। तो भारत में जो प्रतिवर्ष जो हिंदी दिवस मनाया जाता है साथियों, वो मनाया जाता है आपका 14 सितंबर के दिन। 14 सितंबर का आपका हो जाएगा राइट आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, कि भारत की राजभाषा हिंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? कि जो है हिंदी जो है ये भारत की क्या होगी? राजभाषा होगी। ऐसा उल्लेख जो है वो संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? 346 है, 353 है, 363 है या 343 है। तो साथियों, इसका जो उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। आपको करना है एकदम करेक्ट। नेक्स्ट, कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया है? कब घोषित किया गया है? ऐसा क्वेश्चन है कि 14 दिसंबर 1949 को, 14 नवंबर 1949, 14 सितंबर 1949 या 14 अक्टूबर 1949। साथियों, भारत को जो है भारत में जो भारतीय संविधान में हिंदी को जब स्वीकार किया गया था वो किया गया था 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है? साथियों, प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख कितना है? आपको पता होगा कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची है। इसमें कुल 22 भाषाओं को, कुल 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
है ना। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी आपका करना है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाषा की विशेषता निम्न में से है कि भाषा भाषा अर्जित होती है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा सामाजिक उपागम है या उपरोक्त सभी है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि भाषा जो है वो अर्जित भी होती है, परिवर्तनशील भी होती है और भाषा सामाजिक उपागम है। बिल्कुल भाषा जो है समाज से प्राप्त की जाती है, भाषा को हम अर्जित करते हैं, हम सीखते हैं अपने समृद्ध परिवेश से, इसलिए क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विंसेंट के अनुसार बालकों की सक्रिय रुचि उनकी अधिगम की मात्रा को बढ़ाती है। ये कथन है विंसेंट का। ये कथन जो है वो किस सिद्धांत के लिए कहा गया है? अनुकरण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, सहसंबद्धता का सिद्धांत या स्वाभाविकता का सिद्धांत। तो साथियों कथन है कि रुचि उनकी अधिगम की मात्रा को बढ़ाती है। इसका मतलब ये जो है ये रुचि के सिद्धांत पर सर्वाधिक बल दिया गया है इस कथन में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट, कि निम्न में से शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? नियोजन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, मेंडल का सिद्धांत या आवर्ती का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है साथियों वो क्या हो जाएगा आपका मेंडल का सिद्धांत, क्योंकि मेंडल का जो सिद्धांत है ये हम बात करें तो ये विज्ञान के जो आनुवंशिकता के सिद्धांत आते हैं, विज्ञान से संबंधित जो आनुवंशिकता के सिद्धांत आते हैं उनमें इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? अब प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनकी भाषा का आकलन आपको करना है। इसका उद्देश्य क्या है कि उसकी पठन क्षमता का आकलन करना है, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। देखिएगा साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है साथियों उसके जो भाषा प्रयोग की जो क्षमता है उसका आकलन है। उसकी भाषा प्रयोग करने का क्षमता के जो आकलन है वही प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो है भाषा का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? यानी कि ये आप देख सकते हो कि भाषा अर्जित संपत्ति है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा पियाजे ने कहा था, चोम्स्की ने कहा था, स्किनर ने कहा था या ब्रूनर ने कहा था? तो ये जो कथन से संबंधित है साथियों है नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की ने ही भाषा संबंधी सिद्धांत भी दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। आपको देखना है कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषता वैधता बिल्कुल होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, आत्मनिष्ठता बिल्कुल नहीं होती, व्यापकता भी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ करना, हिंदी भाषा के विविध रूपों की जानकारी देना, हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ाना या बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना। बात हो रही है उच्च प्राथमिक स्तर की। उच्च प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों हिंदी भाषा के विविध रूपों की जानकारी देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। भाई अगर आप किताब पढ़ रहे हो और किताब में लिखित सामग्री होती है, अगर आपको उनको अपने मन ही मन बिना आवाज़ निकाले अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर वो कौन सा पठन हो गया? आपने पढ़ा होगा साथियों जो मौन पठन होता है उसमें हम बिना आवाज़ किए विषय वस्तु को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी करना है आपको राइट आंसर। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बात आपको ध्यान रखना है, स्तर आपको जरूर ध्यान रखना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? देखते हैं कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता करना। तो साथियों उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है वो नहीं है साथियों यहाँ पर भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। ये कंठस्थ करना यहाँ पर इसने सारा जो है यहाँ पर ऑप्शन हमारा राइट करवाया है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है कि यदि आपकी कक्षा में दृष्टि बाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन देंगे
यानी कि दृष्टिबाधित बच्चे हैं जिनको दिखाई नहीं देता बच्चों को, आप क्या करेंगे, आप उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। भाई आपको दिखता नहीं है तो आपको अलग गतिविधि करवाएंगे, या उनसे उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, या उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। तो इसका सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है साथियों वो है उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन देंगे जिनसे वो आसानी से पढ़ सके साथियों। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों की न्यूनताओं और कमजोरियों की पहचान करना सही शिक्षण के लिए बहुत आवश्यक है। यह शैक्षणिक निदान प्रक्रिया का प्रथम चरण है। उपचारात्मक शिक्षण का दूसरा चरण है। यह भाषा शिक्षण का कर्तव्य होता है। भाई शिक्षार्थी है उनकी न्यूनता और कमजोरियों का पता लगाना, उनकी पहचान करना, ये छात्रों जो है ये शैक्षणिक निदान प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में, साथियों आपको पता होगा कि जो आगमन पद्धति होती है उस आगमन पद्धति में पहले क्या किया जाता है, क्या उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं, या जटिल से सरल की ओर जाते हैं। तो देखिएगा दो विधियां आपने पढ़ी होगी, एक तो आपने पढ़ी होगी आगमन विधि, कौन सी, एक तो आपने पढ़ी होगी साथियों आगमन विधि, ठीक है, एक आपने पढ़ी होगी निगमन विधि। ये दोनों ही विधियां जो है एक दूसरे की अपोजिट कार्य करती है। निगमन विधि, निगमन में विधि पहले क्या दिया जाता है, नियम बताए जाते हैं, पहले क्या बताए जाते हैं, नियम बता दिए जाते हैं और बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन आगमन विधि में पहले दिए जाते हैं उदाहरण और बाद में दिए जाते हैं नियम। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है, क्या रायबर्न है, हेनरी कॉल्डवेल कुक है, मॉरिसन है, या थॉमस एम रिस्क है। तो खेल विधि को साथियों किसने प्रचलित किया और इसके जन्मदाता भी कौन माने जाते हैं, तो हेनरी कॉल्डवेल कुक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, एक भाषा का अध्यापक को बच्चों में अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, या विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, या भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। अगर आप एक भाषा शिक्षक हैं तो आज साथियों आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि बच्चा जो है वो विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता का उसमें अंदर विकास हो, यानी कि विभिन्न परिस्थितियों में बच्चा भाषा का एकदम सही प्रयोग कर सके। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कि नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि ये भारतीय भाषाओं खालिस्तान को स्वीकार करे और समृद्ध साहित्यों को खालिस्तान की दृष्टि से देखे। तो क्या करे कि भारतीय भाषाओं को विषमताओं या सराहना को स्वीकार करे। यहाँ पर सही जो ऑप्शन है वो है विविधता को स्वीकार करे और समृद्ध साहित्यों को सराहना की दृष्टि से देखे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। श्रवण एवं वाचन कौशल की बात हो रही, तो कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। तो कविता बुलवाना यहाँ पर श्रवण और वाचन वाचन कहाँ से हो गया, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, या रेडियो समाचार सुनाना। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 का राइट आंसर है साथियों वो क्या हो जाएगा आपका, कि बच्चों को कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। इसका मतलब जब आप बच्चों से कहोगे कि आप राय अपन को दीजिए तो बच्चे स्वतंत्र होकर अपने विचारों को यहाँ पर क्या करेंगे, बताएंगे। तो यहाँ पर बच्चा खुला है और एनसीईआरटी ये कहता है कि बच्चों को अपने 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 अनुसार भाषा का प्रयोग करने दीजिए, यानी कि बच्चा जो है वो क्या करता है, रचनावादी सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर जो है पहला आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कि भाषा शिक्षण को खाली स्थान संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, सांस्कृतिक, नैतिक, बहुभाषी या फिर आर्थिक। तो साथियों जो भाषा शिक्षण है उसको बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाए तो तुम क्या करोगी। इस प्रश्न का उद्देश्य है
भाई बच्चे से कह दिया जाए कि बच्चा हम तुम्हें एक डलिया भरकर फल देते हैं, आप उन फलों का क्या करेंगे। इस प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य है वो क्या है, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना है, या फिर बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना है, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना है, और बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना है। साथियों सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, क्योंकि जब बच्चों से ऐसा क्वेश्चन आप पूछोगे तो बच्चा सोचेगा कि यार क्या क्या करूँगा, वो विभिन्न प्रश्नों के उत्तर हमें दे देगा, यानी कि बच्चा सोचेगा और चिंतन उनके अनुभवों को हम स्थान दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कि अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा? क्या शेर एवं वाचन कौशल का श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें, पाठ्यपुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ नहीं करवाएं, या भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। ये नहीं कि यार केवल यही करवाते रहे, या शिक्षार्थियों को कहे कि आप जब तक किताब नहीं लाएंगे हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कहना है। या पाठ्य पुस्तक उपलब्ध न होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ नहीं करवाए, पढ़े ही नहीं कि जब तक किताब नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर डी ऑप्शन आपके सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट, कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, या अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। तो साथियों प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है साथियों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। किनको? बच्चों को, कि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में कैसी अभिव्यक्ति करते हैं उनका ये अवसर देना बहुत ज़रूरी है। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। नेक्स्ट, कि बच्चों की भाषा संबंधी जो क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना खाली स्थान से संभव है। बच्चों का जो क्रमिक प्रगति का जो लेखा जोखा होता है वो क्या पोर्टफोलियो के में होता है? उत्तर पुस्तिका, लिखित परीक्षा, या मौखिक परीक्षा? साथियों इसका सही आंसर जो है वो है पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो में क्या रखा जाता है? बच्चे का क्रमिक लेखा जोखा रखा जाता है। बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, बच्चा किस विषय में कमज़ोर है, या बच्चा किस विशेष विषय में इंटेलिजेंट है या कमज़ोर है, ये सारा जो क्रमिक लेखा जोखा होता है वो पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीमा बचपन से ही गुजराती बहुत समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, ये उदाहरण है। ये उदाहरण किसका है? सुमन की प्रतिभा का है, भाषा सीखने का है, भाषा में पिछड़ेपन का है, या भाषा अर्जन का है? साथियों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर है वो क्या है कि यहाँ पर भाषा ये जो है विद्यालय नहीं जाती, ये उदाहरण जो है ये साथियों भाषा अर्जन का है, कि बच्चा जो रीमा है वो भाषा अर्जन करती है, भाषा सीखती है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? उच्च प्राथमिक बच्चों का जो है आप लिखने संबंधी उसका आकलन कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि विचारों की मौलिकता है, वर्तनीगत शुद्धता है, तत्सम शब्दावली है, मिश्रित वाक्य संरचना है। तो सर्वाधिक बल जो है वो दिया जाएगा साथियों विचारों की मौलिकता। बच्चा अपने मौलिक विचार कितने अच्छी सही ढंग से लिख पा रहा है। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखने का विकास किस कक्षा तक हो जाता है? किस कक्षा तक हो जाता है, हो जाना चाहिए? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5, या कक्षा 8? तो साथियों जो है भाषाई जो कौशलों का वो जो विकास है वो कक्षा 5 तक पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? भाई अधिकतर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसका कारण क्या है? भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही क्यों पूछते हैं? क्या रटाई से मुक्ति है, पाठ्यक्रम व्याप्ति है, निष्पक्ष मूल्यांकन है, या विद्यार्थियों का हित है? साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चों का निष्पक्ष मूल्यांकन हो सके। निष्पक्ष मूल्यांकन का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, किसी की जो है अभिव्यक्ति, किसी की आत्मनिष्ठता का उस पर प्रभाव नहीं पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है कि कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है।
आप क्या करेंगे? अच्छा, एक बच्ची जो है वो हिंदी भाषा बोल रही है और वो कहीं बार अटकती है, तो आप क्या करेंगे? अच्छा, अच्छा मैं केवल कलिका को बार बार बोलने के लिए कहेंगे, ठीक है। या फिर धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि उससे कहेंगे कि शाबाश बेटा, ऐसा ही बोल बोल, बहुत अच्छा बोलती है ना। या फिर उसे हम कहेंगे कि उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति वैसे के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे हूबहू ऐसे ही बोलना है। कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, कि धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि उससे कहेंगे कि शाबाश बेटा, बहुत अच्छा बोल रही है, यानी कि बोलने के लिए उसकी जो सहज अभिव्यक्ति, उसके जो मौलिक विचार है, उसको कहने के लिए हम उसे कहेंगे बच्चा कि बहुत अच्छा तू बोल, है ना। तो जब जब वो बोलेगी, जब उसको प्रोत्साहित हम करेंगे, तो जो है बच्ची धीरे धीरे करके हिंदी भाषा को सीख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक बच्चा अपनी माँ को देखकर माँ शब्द का उच्चारण करना सीखता है। ये क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? बाल केंद्रित सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत? जब उसको माँ को देखकर बच्चा जो बोलता है कि ये और सीख जाता है, कि माँ को देखकर सीखता है, कि माँ शब्द बोलना सीखता है, तो ये जो है ये साहचर्य का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? साहचर्य। ऑप्शन नंबर डी वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। व्यक्ति ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना। शिक्षक बच्चों के गोल घेरे के बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है, या बच्चों के अनुभव, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देता है, या बच्चे की इच्छा के अनुसार शिक्षण करवाया जाता है। साथियों, एक बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र में बच्चों के अनुभव, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, केवल कहानियाँ हो या केवल कविताएं। तो जहाँ पर केवल मात्र ही शब्द जहाँ पर आ जाता है, वो तो आपको बिल्कुल ही गलत कर देना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन में से साथियों बी ऑप्शन जो है वो अपना बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का क्या हो? दोहराव हो। दोहराव मतलब जब दोहराव होगा तो बच्चे बार बार उन शब्दों को पढ़ेंगे, और जब बार बार उन शब्दों को पढ़ेंगे तो बच्चों को समझ में आएगा और उनकी वोकेबुलरी बढ़ेगी, व्याकरणिक जो शब्दकोश है उनका बढ़ता जाएगा, और उनको अच्छी तरह से पाठ जो है वो भी विषय वस्तु एकदम समझ में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि लेखन क्षमता के आकलन के लिए व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा। लेखन क्षमता के आकलन के लिए या अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा, अभी तक सभी देखते अभी अभिव्यक्ति सॉरी यहाँ पर विचारों को जांचना होगा, उसके स्वयं के जो विचार है, अभिव्यक्ति के जो विचार है उनको जांचना होगा। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में अभ्यास बच्चों को तार्किक बनाता है, बच्चों को भाषा के बारे में बताता है, या बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, या पाठ को समझने में मदद करते हैं? भाई आप एक पुस्तक पढ़ रहे हो या कोई भी विषय वस्तु पढ़ रहे हो, अगर आपको एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार में आप उसको समझ में नहीं आया, लेकिन जब आप बार बार उसको पढ़ोगे तो साथियों आपको जो है वो पाठ जो है वो जो विषय वस्तु है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। यानी कि पाठ को जो अभ्यास जो है पाठ को समझने में हमारी मदद करता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, आकलन का प्रयोग खाली स्थान के लिए होना चाहिए। कितना सीखा को आंकने के लिए, परस्पर तुलना के लिए, भाषा की जानकारी के लिए, सीखने में मदद के लिए? तो साथियों जो आकलन है इसका प्रयोग हमें सीखने में मदद के लिए करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन परिभाषा के रूप में किया जाना चाहिए, संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, या अधिकतम अंकों का होना चाहिए? तो साथियों अगर हम व्याकरणिक पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन कर रहे हैं तो हमें करना होगा उसके संदर्भ से युक्त सामग्री का प्रयोग। संदर्भ से युक्त सामग्री से अगर हम
उसका आकलन करेंगे तो बच्चा का जो आकलन है वो सभी पक्षों का आकलन एकदम बेस्ट तरीके से होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा होती है अधिगम, अर्जन, समावेशी या उपरोक्त सभी। तो उद्देश्यपूर्ण जो शिक्षा होती है साथियों वो होती है अधिगम, उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि भाषा अर्जन और अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर मिस प्रिंट जरूर हुआ है तो आपको समझना है कि सत्य नहीं है। रोजगार करने के लिए ही, रोजगार के लिए ही भाषा सीखी जाती है। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है, बिल्कुल रहता है। यह भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि अधिगम प्रयासपूर्ण, ये भी बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है कि रोजगार के लिए ही भाषा सीखी जाती है, ऐसा नहीं है। रोजगार, केवल रोजगार के लिए भाषा नहीं सीखी जाती। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, भाषा अधिगम और अर्जन में मुख्य अंतर है सीखने की पद्धति का, सीखने के संसाधन का, भाषाई परिवेश का या सीखने वाले की रुचि का। तो भाषा अधिगम और अर्जन में जो मुख्य अंतर है वो है भाषाई परिवेश का। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना लिखना बोलना सीखता है। बच्चा जो है वो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना लिखना बोलना सीखता है। उसका ये ज्ञान प्रदर्शित करता है अधिगम को, अर्जन को, भाषाई परिवेश को या अधिगम एवं अर्जन दोनों को। तो ये देखिएगा सीखता है, बोलना सीखता है, इसका मतलब बच्चा क्या कर रहा है, ये प्रदर्शित करता है कि बच्चा को अधिगम का यहाँ पर अधिगम हो रहा है। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट, कि चॉम्स्की के बहुभाषिक दृष्टिकोण के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है चॉम्स्की, और चॉम्स्की का जो बहुभाषी दृष्टिकोण है इसके बारे में असत्य कथन आपको बताना है। मानव जन्म से ही इस योग्य होता है कि वे कोई न कोई भाषा सीख सके। बच्चे से ही बालक के मस्तिष्क पर भाषाई संरचना रहती है। बचपन से ही बालक प्रारंभिक अवस्था में भाषा अनुकरण द्वारा सीखता है, बिल्कुल सीखता है। व्याकरण दोष बालक सहजता से स्वीकार करता है, ऐसा नहीं है। सहजता से स्वीकार तो कैसे करेगा, यहाँ पर डी जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी एकदम बेस्ट ऑप्शन है, इसको करना है आपको करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कि रटने की आदत का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। अगर आप रटते हो तो आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, क्या आप व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा, मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है या बुद्धि कुंठित होती है, केवल पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित रहते हैं। तो साथियों अगर आप रटते हो तो आप अपने स्वयं के जो विचार है, स्वयं की जो अभिव्यक्ति है, स्वयं के जो बातचीत है, स्वयं के जो कथन है वो आप अपने कथनों को कभी भी अभिव्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि आपने रटा है। इसका मतलब हुआ कि मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रयोग विधि से छात्र अनुभव करके सीखते हैं, छात्र देखकर सीखते हैं, छात्र करके सीखते हैं या फिर इनमें से सभी। तो विधि कौन सी है, प्रयोग है। तो प्रयोग विधि में तो छात्र क्या करेंगे, करके सीखेंगे। कैसे सीखेंगे साथियों, करके। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। प्राथमिक स्तर पर बात कौन सी हो रही है, स्तर कौन सा, प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना, मन की बात कहना, सुनना, अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। तो साथियों ये यहाँ पर दो क्वेश्चन, दो जो ऑप्शन है वो तो आपको एकदम क्लियर होंगे। ये तो बिल्कुल यहाँ पर भाषा सीखी जाती है प्राथमिक स्तर पर, लेकिन यहाँ पर अब इन दोनों में आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, ऑप्शन पहला और ऑप्शन बी। लेकिन दोनों में बेस्ट ऑप्शन जो है आपको चूज करना है। इन दोनों में जो बेस्ट ऑप्शन है वो है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, जीवन की जो विभिन्न स्थितियाँ होती है ये उच्च लेवल पर होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो इस स्तर पर विभिन्न स्थितियों को साधा जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर तो बच्चा कैसे विभिन्न स्थितियों को साध सकता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। साथियों ये थी आज के टॉप 50 क्वेश्चन थे। और आज की क्लास आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपकी जो तैयारी है वो कितनी है, इस क्लास में
आपको पता चला होगा, और मुझे बता के जाना कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुए हैं, और आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह की मैं क्लास लेता हूँ इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलेगा मित्रों, मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद। हैव नाइस डे।